लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानसली क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ में। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रह रहा है इस सीरीज़ को लेके। आज है 27 सितंबर 2024 और आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप टारगेट कर रहे हैं दिसंबर 2024 की यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन को। और आपको मेरे साथ साथ आंसर करते हुए चलना है। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, इसके सामने अपना जो भी करेक्ट आंसर होगा उस क्वेश्चन का वो लिखेंगे और मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ अपने प्रतिक्रिया, अपने फीडबैक जरूर देंगे हमें कमेंट सेक्शन में, ताकि हम सुधार करें इन सेशंस में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म एपिस्टेमोलॉजी रेफर टू इन फिलॉसफी? बताइए दर्शन शास्त्र में एपिस्टेमोलॉजी शब्द का क्या तात्पर्य है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आपने फिलॉसफी पढ़ा हो, इस एजुकेशन में भी फिलॉसफी आपके अगर एजुकेशन सब्जेक्ट से हैं तो, और या फिर पेपर 1 के लिए भी आपकी इंपॉर्टेंट है। एपिस्टेमोलॉजी किसे कहते हैं? अपना करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर लिख के और सामने में जरूर लिखिएगा। देखिए, दर्शन शास्त्र का वो ब्रांच जो कि थ्योरी ऑफ नॉलेज से कंसर्न करता हो, मतलब नॉलेज कहाँ से डेराइव हुआ, ज्ञान जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, अगर आप ये जानना चाहते हो तो यानी कि आप एपिस्टेमोलॉजी जो है वो जानना चाहते हो उस पर्टिकुलर चीज़ का। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? इट स्टडीज़ द नेचर, ऑरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, की आपके जो ज्ञान है उसका क्या लिमिट है, उसका क्या स्वभाव, क्या नेचर है, और उसका जो है ऑरिजिन कहाँ से हुआ, वो कहाँ से उत्पत्ति हुई उस ज्ञान की। ज्ञान आपको मालूम है कि कई तरीक़ों से हम लेते हैं। किसी चीज़ के ना होने से अगर हम ज्ञान लेते हैं तो उसको हम कहते हैं अनुपलब्धि, जो हमने कल के भी क्लास में पढ़ा था। अगर आप डायरेक्ट परसेप्शन से कोई ज्ञान ले रहे हैं तो इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष, है ना। ये इंडियन लॉजिक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप किसी चीज़ को इन्फ्रेंस करके ज्ञान लेते हैं तो इसको हम कहते हैं अनुमान, है ना। और अगर आप कंपैरिजन से करते हैं तो उसको हम कहते हैं उपमान। तो ये अलग अलग टाइप के जो है ज्ञान ग्रहण करने के तरीके हैं कि अलग अलग तरीके से आप जो है वो ज्ञान ले सकते हैं। ज्ञान की ओरिजिन कहाँ से हुई, अगर इसके बारे में जानना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो नॉलेज के बारे में, तो आप जो है एपिस्टेमोलॉजी पढ़ना चाहते हो, है ना। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर, बी, स्टडी ऑफ नॉलेज। ज्ञान का अध्ययन ही एपिस्टेमोलॉजी है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। जब भी मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके और अलग से लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम चांसेज है कि आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा, और क्वेश्चन नंबर 2 लिख के अपना करेक्ट आंसर जरूर नीचे कॉमेंट सेक्शन में छोड़िए। इन MLA रेफरेंसिंग स्टाइल विच एलिमेंट कम्स फर्स्ट? MLA संदर्भ शैली में कौन सा तत्व पहले आता है? पहला है ईयर ऑफ पब्लिकेशन, दूसरा है पब्लिशर, तीसरा है टाइटल ऑफ वर्क और चौथा है ऑथर्स नेम। देखिए, रेफरेंसिंग स्टाइल होता क्या है? जब आप रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो इसमें कई लोगों के, कई रिसर्चर्स के काम को आप वहाँ पर मेंशन करते हैं, क्योंकि उनके काम को यूज़ करके उसके ऊपर कुछ आपने बिल्ड अपॉन किया होगा, तो आप रेफरेंस देते हैं। और रेफरेंस देना जरूरी क्यों है? देखिए, रिसर्च एथिक्स, शोध नैतिकता जिसे हम कहते हैं, तो इसमें रेफरेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिसका काम है उसको आप क्रेडिट दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है। और MLA अगर हम बात करें तो MLA रेफरेंसिंग स्टाइल में कौन सा इनमें से जो है सही होगा? ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या पहले आएगा, पब्लिशर क्या पहले आएगा, या फिर टाइटल ऑफ वर्क, या फिर ऑथर्स नेम? तो देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात है नहीं। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑथर्स नेम। तो MLA रेफरेंसिंग स्टाइल में ऑथर नेम पहले आता है, और ये चीज़ जो है आपको जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड जो है लगातार क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग रेफरेंसिंग स्टाइल के। APA रेफरेंसिंग स्टाइल के बारे में हमने कल पढ़ा था, है ना, कि APA रेफरेंसिंग स्टाइल में बताइए कि कौन सा जो है पहले कहाँ पे क्या पुट होता है, वो सारी चीज़ें हमने कल देखी थी, है ना। आज MLA रेफरेंसिंग स्टाइल के बारे में हम देख रहे हैं। MLA का फुल फॉर्म क्या होगा? ये आपके वो लीडर वाले MLA नहीं है, ये मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन इसको हम कहते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये एक एसोसिएशन है, और ये जो है रेफरेंसिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये ऑथर के नेम से स्टार्ट होता है और इसके बाद टाइटल, है ना,
टाइटल के बाद पब्लिकेशन का डिटेल आप देते हैं और इसके बाद जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होता है, पेज नंबर वगैरह, वो दिया जाता है। सबसे पहले ऑथर का नेम, फिर टाइटल, जिस भी टाइटल का आप जैसे कोई भी बुक यूज़ करें तो उसका टाइटल लिखेंगे, पब्लिकेशन का डिटेल और देन दूसरे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो ऑथर नेम जो है ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा, लेखक का नाम। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ICT टूल्स आर मोस्ट इफेक्टिव इन विच फेज ऑफ रिसर्च? बताइए अनुसंधान के किस चरण में ICT उपकरण सर्वाधिक प्रभावी हैं? कल भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो देखिए, अगर हम ICT टूल्स के बारे में बात करें कि ये कब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं, तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि अगर डेटा एनालिसिस करना हो तो उसमें ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हो आप, तो इसमें ICT का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, बल्कि आपको ही देखना पड़ेगा कि कौन से तरीके से आप हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे कि आपको सही दिशा में वो ले जाए। फिजिकल सैंपल्स गैदर करना कभी भी ICT से आप नहीं कर सकते हैं, ये तो आपको हाथों से ही अपने जाके इधर उधर जाके करना होगा। फिर रिसर्च गैप्स को आइडेंटिफाई करना, तो रिसर्च गैप्स को आइडेंटिफाई आप करते हो जब आप स्टडी करते हो, है ना। किस चीज़ को स्टडी करते हो? लिटरेचर रिव्यू करते हो, जो भी पहले काम हुए हैं उन कामों को देखते हो, तो उसको ही हम कहते हैं क्या? आपका रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करना, जिसमें आप ये देखना चाहते हो कि कहाँ पर पहले रिसर्च गैप है और उसको कैसे पूरा किया जाए। तो ये जो है ICT टूल का हमने देखा कि सबसे इफेक्टिव जो है वो कब होता है, रिसर्च के किस फेज में होता है। स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है इंडियन लॉजिक से, यानी भारतीय तर्कशास्त्र से। इन इंडियन लॉजिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेरेंशियल फॉर्म ऑफ नॉलेज? बताइए, भारतीय तर्कशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का अनुमानात्मक रूप है? जब भी अनुमान लगाने के बारे में बात करें तब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए और इसके सामने जो करेक्ट आंसर होगा वो लिखिए, है ना। देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुमान, है ना। अनुमान ही जो है, इसी को हम इन्फेरेंस कहते हैं, इन्फेरेंशियल फॉर्म ऑफ नॉलेज जो है, जिसमें आप अनुमान लगाते हैं। आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। पहली चीज़ कि देखिए, एक पहाड़ी है, बहुत दूर है, आपका यहाँ पर घर है। आपने अपने घर से देखा कि इस पहाड़ी से जो है ना वो धुआं उठ रहा है, धुआं निकल रहा है। आपने अनुमान लगाया कि ज़रूर उस पहाड़ी पे आग लगी होगी, क्योंकि आपने धुआं देखा, तो धुआं से आपने किस चीज़ का अनुमान लगाया? आग का। तो ये क्या है? इन्फेरेंशियल फॉर्म ऑफ नॉलेज। आपको नॉलेज हुआ, कैसे हुआ? अनुमान लगा के। यही आपका घर है और आप इसमें सो रहे थे, है ना, अंदर में आप सो रहे थे और यहाँ पर रात हुआ। जब सुबह हुआ और जब आप उठे तो आपने देखा कि जगह जगह पे यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो आपने यहाँ पे खड़े होके ये अनुमान लगाया कि रात में हो सकता है बारिश हुई हो, तभी यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो ये भी है आपका एक अनुमान का एग्जाम्पल, है ना, कि आपने अनुमान लगाया चीज़ों को देख के, आपके आसपास क्या क्या घटित हुआ है उसके हिसाब से। तो अनुमान भी ये आपको जो है एक नॉलेज का सोर्स जो है वो साबित होता है। अनुमान आपको एक नॉलेज यानी कि ज्ञान के तरफ ले जाता है ना। अब ये ज्ञान सत्य होगा, असत्य होगा, ये आप वेरीफाई करने के बाद, यानी प्रत्यक्ष जब आप उस चीज़ को देखोगे तभी आप वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अनुमान भी एक जो है हम कहते हैं फॉर्म ऑफ नॉलेज ही है। क्वेश्चन नंबर 5, और इसका भी आंसर आप क्वेश्चन नंबर 5 लिख के और नीचे जो भी आपका ऑप्शन सही होगा उसमें मेंशन करेंगे और कमेंट सेक्शन में छोड़िए। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को। बहुत ज़्यादा एफर्ट जाता है हर एक वीडियो को बनाने में, क्योंकि इसको जो है बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ही हम दे सकते हैं। हर टॉपिक में एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है, लेकिन उसमें ही जो है डेप्थ में जाके चीज़ों को बनाना जो है वो डेली हमारा टास्क है। और इसीलिए बस आप लाइक और कमेंट ये ज़रूर किया करिए, इससे ये जो लोगों को ज़रूरत होता है ना उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान नैतिकता का मौलिक सिद्धांत है? पहला है मैक्सिमाइजिंग रिसर्च आउटपुट, यानी अनुसंधान आउटपुट का अधिकतम करना। दूसरा है मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा, डेटा को गोपनीयता बनाए रखना। तीसरा है यूजिंग ओनली प्रिंटेड सोर्सेज, यानी केवल मुद्रित स्रोतों का उपयोग करना। और चौथा है पब्लिशिंग नेगेटिव रिजल्ट्स ओनली, यानी केवल नकारात्मक परिणाम प्रकाशित करना। बताइए इनमें से कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है रिसर्च एथिक्स का? जब हम बात कर रहे हैं रिसर्च एथिक्स और इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में, तो देखिए इसमें रिसर्च आउटपुट को मेंटेन करना कभी नहीं फंडामेंटल प्रिंसिपल है रिसर्च एथिक्स का। देखिए, एथिक्स के बारे में बात हो रहा है, ये नैतिकता के बारे में बात हो रहा है। इसमें आप वो सारी चीज़ें करोगे जिससे कि जो भी आपके
रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके प्राइवेसी का आप ख्याल रखोगे, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखोगे, किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए, इस चीज़ का ख्याल रखना होता है ना। तो रिसर्च आउटपुट को मैक्सिमाइज करना बिल्कुल भी नहीं होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल। प्रिंटेड सोर्सेज का इस्तेमाल से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेगेटिव रिजल्ट सिर्फ पब्लिश करोगे तो गलत चीज़ हो जाएगी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, डेटा की गोपनीयता बनाए रखना। जो भी डेटा आपको मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, उसके सोर्स क्या है, उसकी गोपनीयता बनाए रखना आपका काम है एज ए रिसर्चर। और ये रिसर्च एथिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एक मौलिक सिद्धांत है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट डेटा इज अ कॉर्नरस्टोन, है ना, याद रखिएगा रिसर्च एथिक्स में। अगर आप प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को किसी के प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर आप एक रिसर्चर हैं, उसका अनऑथराइज एक्सेस नहीं होने दे रहे हैं या डिस्क्लोजर नहीं कर रहे हैं किसी के सामने, तो सबसे बेस्ट माना जाता है रिसर्च के लिए। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बस 6 लिख के और फिर उसके सामने इसका करेक्ट आंसर जरूर लिखिएगा। इन स्टैटिस्टिक्स व्हाट डज द पी वैल्यू सिग्निफाई इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब बताइए, आंकड़ों में परिकल्पना परीक्षण में पी वैल्यू क्या दर्शाता है। पी वैल्यू आपने बहुत नाम सुना होगा कि पी वैल्यू क्या होता है, ये पी वैल्यू, है ना, स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं हम। पहला है, संभावना है कि शून्य परिकल्पना सत्य है, द प्रोबेबिलिटी दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, क्या इसे हम पी वैल्यू कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स अज्यूमिंग द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, यानी यह मानते हुए कि शून्य परिकल्पना सत्य है, प्रेक्षित परिणाम प्राप्त करने की संभावना ही पी वैल्यू कहलाती है। क्या ये सत्य है? या फिर तीसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर, टाइप 1 त्रुटि होने की संभावना, क्या इसे हम पी वैल्यू कहते हैं। या फिर द लाइकलीहुड ऑफ अचीविंग स्टैटिस्टिकल पावर, यानी सांख्यिकीय शक्ति प्राप्त करने की संभावना, इसे हम पी वैल्यू कहते हैं। बताइए पी वैल्यू किसे कहते हैं इन चारों में से। देखिए, जब हम पी वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको हम मेजर करते हैं, कोई भी नल हाइपोथेसिस होता है ना, शून्य परिकल्पना जिसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, तो नल हाइपोथेसिस के जो भी आप मेजर कर रहे हो पी वैल्यू, तो एविडेंस का स्ट्रेंथ देखने के लिए हम मेजर करते हैं पी वैल्यू को, कि भाई नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट आपने क्या एविडेंस तैयार कर रखा है, आपके पास कितने सबूत हैं कि आप नल हाइपोथेसिस को जो है वो रॉन्ग प्रूव कर सको, है ना। तो अगर पी वैल्यू कम है, जैसे कि टिपिकली 0.05 से अगर कम है ना, तो पी वैल्यू, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हमने डेटा ऑब्जर्व किया वो नहीं होगा। किसी भी अजम्पशन में अगर हम देखें तो नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू हो जाएगा अगर इससे कम वैल्यू रहेगी तो, है ना। वही अगर हम एक एग्जांपल देखें ड्रग ट्रायल का, देख लीजिए, है ना। मैं बार बार ये दवाई के ट्रायल का ही एग्जांपल देता हूँ। देखिए ड्रग ट्रायल में क्या हुआ, अगर पी वैल्यू 0.05 से कम आया, मतलब इसका ये हुआ कि जो वो दवाई है ना उसका इफेक्ट है, एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट है ना। और अगर इससे ज़्यादा आया तो मतलब ये हो जाएगा कि नल हाइपोथेसिस जो आपने बनाया है शून्य परिकल्पना, वो सत्य हो जाएगा। तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स अज्यूमिंग द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। अगर हम ये मान ले कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है और इसके बाद ऑब्जर्व रिजल्ट्स आने का कितना संभावना होता है, इसी को हम कहते हैं पी वैल्यू, है ना। तो आई होप कि ये पी वैल्यू भी आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, और इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। विच सॉफ्टवेयर इज नॉट टिपिकली यूज्ड इन रेफरेंसिंग फॉर थीसिस राइटिंग। थीसिस लेखन के संदर्भ में आमतौर पर किस सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जाता है। पहला है मेंडले, दूसरा है एंड नोट, तीसरा है लेटेक्स और चौथा है जोटेरो। ऐसा ही ये क्वेश्चन हमने कल किया था, लेकिन वो अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन है ना। इसमें हम कह रहे हैं कि कौन सा इनमें से रेफरेंसिंग के लिए यूज़ नहीं होता है, यानी इनमें 3 ऐसे हैं जो यूज़ होते हैं। ओके, अब बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिख के और उसके सामने जो भी करेक्ट आंसर होगा वो लिखिए। तो देखिए, जो सॉफ्टवेयर इनमें से नहीं यूज होता है रेफरेंसिंग के लिए वो होगा ये लेटेक्स। लेटेक्स क्या है? ये एक टाइप सेटिंग सिस्टम है, टाइप सेटिंग सिस्टम है, और हम इसको यूज करते हैं डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के लिए। अगर हम टेक्निकल और साइंटिफिक राइटिंग के बारे में बात करें तो उसमें ये इसका यूज़ होता है। ये एक रेफरेंस मैनेजमेंट टूल नहीं है। जैसे मेंडले क्या है, ये एक रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है, जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था कि अलग अलग रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स के बारे में।
एंड नोट के बारे में पढ़ा था। एंड नोट क्या है? ये भी एक रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है। जोटेरो क्या है? कल हमने पढ़ा था ना, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है ये भी, लेकिन लेटेक्स नहीं है। लेटेक्स एक टाइप सेटिंग सिस्टम है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट साइंस व्हाट डज द टर्म एल्बेडो रेफर टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए यही यूनिकनेस है इन क्वेश्चंस का कि आप लोग डेली जुड़े रहे हैं इन सेशन से और आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आप ही होंगे जो वो सॉल्व कर पाए होंगे, क्योंकि बहुत लोग ये क्वेश्चंस जो है ना वो नहीं सॉल्व करवाते हैं। ओके, तो जो क्वेश्चन है, जलवायु विज्ञान के संदर्भ में एल्बेडो शब्द किससे संबंधित है? पहले आपके पास ऑप्शंस हैं, द रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन फ्रॉम अर्थ सरफेस, द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय एटमॉस्फेयर, द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड पैटर्न्स बाय द अर्थ रोटेशन, या फिर द स्टोरेज ऑफ कार्बन इन द ओशंस। बताइए, पृथ्वी की सतह से सौर विकिरण का परावर्तन, वायुमंडल द्वारा सौर ऊर्जा का अवशोषण, पृथ्वी के घूमने से हवा के पैटर्न का विक्षेपण, और चौथा है महासागरों में कार्बन का भंडारण। बताइए इनमें से कौन सा जो है, अगर हम जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेट साइंस के बारे में बात करें तो एल्बेडो शब्द किससे संबंधित है? देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एल्बेडो शब्द का, है ना, और क्लाइमेट साइंस से रिलेट करके हम देख रहे हैं, है ना। तो क्लाइमेट साइंस से अगर हम रिलेट करें और एल्बेडो शब्द का अगर हम मतलब देखें तो पृथ्वी की सतह से सौर विकिरण का परावर्तन इसका करेक्ट आंसर होगा। जब सोलर रेडिएशन हमारे पृथ्वी के सतह से वापस रिफ्लेक्ट करता है, वापस जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं एल्बेडो, है ना। तो आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। द रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देखिए एल्बेडो जो है ना, ये हम देखते हैं कि कितना सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है सरफेस से। जैसे हमारा ये पृथ्वी है और इस पे यहाँ से सनलाइट पड़ रहा है ना, तो ये सनलाइट यहाँ से आ रहा है, तो कितना सनलाइट रिफ्लेक्ट होके ये वापस जा रहा है, इसको हम कहते हैं एल्बेडो, है ना। इसका मेजर है ये, मतलब इसको मापते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि जो आइस है, जो बर्फ़ होता है ना, इसका एल्बेडो हाई होता है। क्यों हाई होता है बताइए? क्योंकि आइस का कलर क्या होता है? वाइट होता है, और वाइट होने की वजह से बहुत सारा लाइट वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि आइस जो है जल्दी गर्म नहीं होता, या फिर जो जगह होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा, इसलिए कहा जाता है ना गर्मियों में बिल्डिंग्स को वाइट पेंट करा लीजिए, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर देता है। और वही अगर हम बात करें जैसे ओशंस हैं, समुद्र है, तो वो डार्क सरफेस होते हैं और वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को, और इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, याद रखिएगा। तो इसको हम कहते हैं एल्बेडो, इस मेजरमेंट को कि कितना लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है अर्थ के सरफेस से, अर्थ के पृथ्वी के सतह से, एल्बेडो कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अलग से लिख लीजिएगा। मैं बताता हूँ ना कि इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ हमारे इन प्रैक्टिस सेशंस में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कभी पहले आए हुए नहीं क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऐसे टर्म है जो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का ये क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर 8 ये मैंने बनाया था। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। बताइए, विथ व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ DOI इन रिसर्च आर्टिकल्स। बताइए शोध लेखों में DOI की प्राथमिक भूमिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 लिख के और इसके सामने जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आप मेंशन करिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। आप अगर ये लिखते हैं ना तो मुझे ये समझ में आता है कि हाँ आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सभी चीज़ों में। तो पहला है डायरेक्ट्स टू द आर्टिकल्स फिजिकल लोकेशन, यानी DOI क्या करता है? लेख के भौतिक स्थान की ओर निर्देशित करता है। दूसरा है प्रोवाइड्स अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द आर्टिकल, यानी लेख के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता प्रदान करता है। तीसरा है एंश्योर्स आर्टिकल आर प्लेजरिज्म फ्री, यानी यह सुनिश्चित करता है कि लेख साहित्यिक चोरी मुक्त है। और चौथा है लिंक्स टू द ऑथर्स प्रोफाइल, यानी लेखक के प्रोफाइल का लिंक ये प्रोवाइड करता है। DOI का क्या रोल है, प्राइमरी रोल क्या है इसका रिसर्च आर्टिकल्स में? तो ये तो हमें मालूम चल गया कि ये रिसर्च आर्टिकल्स में यूज़ होता है। अब इसके फुल फॉर्म को हम देख लेते हैं। आई होप कि आपने इसका आंसर कर दिया होगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ आपने लाइक भी कर दिया होगा इस वीडियो को। और DOI का फुल फॉर्म होगा डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, याद रखिएगा, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। जब ICT हमने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे एब्रेविएशंस वाले क्लास में ये मैंने आपका कवर किया हुआ है। अगर आप हमारे बैचेस में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर हम बहुत डिटेल में सारी चीज़ें कवर करते हैं, और उसी बैच के बारे में मैंने बात यहाँ पे किया है। तो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर क्या है कि यूनिक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होता है। ये अल्फा न्यूमेरिक मतलब इसमें अल्फ़ाबेट भी आता है और नंबर भी आता है। अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होता है, और
ये रिसर्च आर्टिकल को असाइन किया जाता है या डॉक्यूमेंट को असाइन किया जाता है ताकि वो परसिस्टेंस एक्सेस मिले, आसानी से इसको साइट कर किया जा सके। साइट करना मतलब क्या होता है कि आप जो है ना मेंशन कर सकें, जो भी जिनको भी मेंशन करना है, जिसका भी वहाँ पर आपको रेफरेंस देना है वो, तो साइटेशन भी आसानी से हो सके, एक्सेस भी आसानी से हो सके, इसलिए हम DOI को जो है वो यहाँ पर असाइन कर देते हैं। तो इसका होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो ये करता क्या है, ये जो है ना एक यूनिक आइडेंटिफायर देता है आर्टिकल को, ताकि आप इसको आसानी से खोज सको और साइटेशन वगैरह कर सको। तो लेख के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता प्रदान करता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज प्रैक्टिस सेशन। सो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी व्हाट इज द स्ट्रूप इफेक्ट? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी आपका आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर मेंशन करके उसके सामने जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा वो जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, कह रहा है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्ट्रूप इफेक्ट क्या होता है। स्ट्रूप इफेक्ट हम किसे कहते हैं संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में। पहला है अ डिले इन रिएक्शन टाइम व्हेन द मीनिंग ऑफ अ वर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स विद इट्स कलर। जब किसी शब्द का अर्थ उसके रंग से टकराता है तो प्रतिक्रिया समय में देरी होती है। द डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन आफ्टर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, यानी अल्पकालिक स्मृति हानि होने के बाद जानकारी को याद करने में कठिनाई। तीसरा है द फेनोमेना ऑफ फॉरगेटिंग इन्फॉर्मेशन ड्यू टू इंटरफेरेंस फ्रॉम न्यू डेटा, यानी नए डेटा के हस्तक्षेप के कारण जानकारी भूलने की घटना। या फिर चौथा है द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग अ मेमोरी बेस्ड ऑन इस कॉन्टेक्चुअल क्यूज, यानी किसी स्मृति को उसके प्रासंगिक संकेतों के आधार पर पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया। बताइए स्ट्रूप इफेक्ट किसे कहते हैं? ये हम बात कर रहे हैं स्ट्रूप इफेक्ट के बारे में। और स्ट्रूप इफेक्ट होता क्या है? देखिए, स्ट्रूप इफेक्ट तब होता है जब लोगों को पूछ दिया जाता है कि कोई भी वर्ड है उसका कौन सा कलर उससे असाइन आप करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए कि मैं लिख दूं यहाँ पर, जैसे मैं ये रेड कलर से लिख रहा हूँ और मैंने लिख दिया ग्रीन। फिर अगर मैं पेन का कलर चेंज कर दूं और फर्ज करिए कि मैं रेड कलर से येलो लिख दिया या फिर येलो कलर से रेड लिख दिया, तो यानी कि अलग कलर से उसी कलर का नाम जो है दूसरे कलर में लिख देने को ही हम स्ट्रूप इफेक्ट कहते हैं। और ये हो जाता है लोगों के अंदर, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न दे देता है ना। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि अगर रेड को मैंने ब्लू इंक में लिख दिया, है ना, RED लिखा और RED को मैंने ब्लू इंक में लिख दिया, तो वो आपके दिमाग को कन्फ्यूज़ कर देगा। और ऐसे 3-4 अगर कलर मैंने लिख दिया तो इससे आपको उस वर्ड को बोलने में कठिनाई होगी, देरी होगी। और इसी इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रूप इफेक्ट। ये वर्ड रीडिंग और कलर रिकॉग्निशन से रिलेटेड होता है और ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आता है, यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में आता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दूसरे इंक कलर से उसी कलर का नाम जो है अलग कलर से लिख देना, इसे हम कहते हैं स्ट्रूप इफेक्ट। तो आई होप कि ये सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, तो आपको अच्छे भी लगे होंगे। और जो भी प्रतिक्रिया होगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो भी फीडबैक होगा वो दीजिएगा। यहाँ पर सारे आंसर्स मैंने मेंशन कर रखे हैं और इस क्लास का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके ज्ञानस्थली क्लासेस सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये मैंने इधर भी इसका लिंक दे रखा है, तो आप टेलीग्राम पे फॉलो करिए, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। और आई होप कि इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।